नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं चुनाव आयोग को, सिग्नेचर करने से क्यों डर रहे हैं, और जब ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे बेंगलुरु में या उसके बाद भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब तो अकेले ही मीडिया की लाइमलाइट में थे, अकेले ही हीरो बने हुए थे। जब चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र के सीईओ जो चुनाव आयोग के अधिकारी हो, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं राज्य में, उनके नोटिस इनको मिले और कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं तीनों राज्यों के चुनाव आयोग पर, उसके प्रमाण आप दीजिए, एफिडेविट के साथ जवाब दीजिए। तो उसके बाद मेरे पास जानकारी है कि जयराम रमेश को 12 बजे का समय दिया था चुनाव आयोग ने और कहा था कि 30 लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं आकर के। तो ये 300 सांसदों के साथ क्यों जा रहे थे? जब प्रचार बटोरना है, जब लीड लेना है, जब मीडिया की सुर्खियां बटोरनी है, जब आपको फेक नैरेटिव बनाना है, तो आप अकेले ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग आपको बुला रहा है तो आप 300 लोगों के साथ मार्च करते हुए और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को एक सीन देते हुए जा रहे हैं। एक तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चाहते क्या हैं ये। अजीत भारती एक बड़े जाने माने यूट्यूबर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई, जब फर्जी दूतावास हो सकता है, फर्जी पुलिस स्टेशन हो सकता है, तो फर्जी प्रधानमंत्री भी हो सकता है। एक फर्जी देश बना लो, फर्जी कैबिनेट बना लो, फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाओ और 5 साल तक रहो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दूसरा विषय है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब के बीच में अलास्का में शिखर वार्ता होने जा रही है और विषय है यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री इस मुलाकात से तो नाखुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके खुश हैं, आशान्वित हैं। तो ये क्या चल रहा है? आज की बड़ी खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जो सैंक्शंस लगने हैं उनको 90 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, आगे खिसका दिया है। तो चीन पर ये रहमदिली और भारत को लेकर के कड़ा रुख, इसके पीछे क्या है? तीसरा विषय ये है, क्या एक बार फिर भारत को डिस्टेबलाइज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को, जैसे शेख हसीना की सत्ता को उलट दिया, वैसी कोई साजिश चल रही है क्या? क्योंकि इसे लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं इधर शुरू हो चुकी हैं। डीप स्टेट हो, सीआईए हो, पाकिस्तान की आईएसआई हो, पाकिस्तानी मिलिट्री हो, वहाँ के चोट खाए हुए आर्मी चीफ हों, और आर्मी चीफ ने जिस तरीके से नई धमकी दी है कि हम, अगर आपने बांध बनाया तो हम उसे मिसाइलों से उड़ा देंगे, ये जो गिदड़ भभकी है, इसमें कितना तथ्य है, कितना दम है, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका आप इंतजार करते रहते हैं, भाऊ तोरसेकर जी। तो भाऊ को जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, क्या वजह है? कर्नाटक के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई, जब ये गड़बड़ियां हो रही थी मतदाता सूची में, तब कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी, तब आंख मूंद करके हम लोग क्यों बैठे हुए थे? तभी जागना चाहिए था, और अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उनको ठीक करना चाहिए था। राहुल गांधी को इतना बुरा लगा, वो इस्तीफा दे रहे थे, उनको संकेत मिल गए थे, तो फोन करके सिद्धारमैया से कहा कि इस आदमी को बर्खास्त करो। तो कांग्रेस में अब सच बोलना बहुत बड़ा अपराध है और झूठ के बेस पर ही अब ये पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
तो ये तो बहुत पहले से चल रहा है। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, वैसा है। ये तो झूठे झूठों पर जब जी रहे हैं, तो उस बेचारे राजन्ना को निकालना वगैरह बात अलग है। मुझे हंसी इस पर आती है कि भाई कर्नाटक के एक चुनाव क्षेत्र की बात कर रहे हो, और कर्नाटक से एक मंत्री तक इस्तीफा देने को तैयार है, दिखाने के लिए कि राहुल गांधी झूठा है। तो आपके घर में कितने स्लीपर सेल है, गधे हैं, घोड़े हैं, लंगड़े हैं, बारात वाले हैं, आपको ही पता नहीं है। हमारे मराठी में एक कहावत है, दार उगड़ानी मोरी एक बूथ। इसका मतलब ये होता है, टॉयलेट में वो पानी निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए जो एक छोटा छेद होता है, तो घर से बाहर जा रहे हो कहीं, तो उसको ढक्कन लगाते हो, और बाहर निकलकर घर छोड़कर जा रहे हो तो मेन डोर तो खुला रखते हो। अरे चोरी का अगर डर है तो बाहर का डोर लगा दो, लेकिन चूहा या कॉकरोच वगैरह अंदर आएगा उसकी चिंता है, और दरवाजा खुला रखा है, तिजोरी तोड़ के लूट के लेके जाओ। इस ढंग से अगर पार्टी चल रही है, आपके पार्टी में आपका एक मिनिस्टर, आपकी पार्टी का, आपको झूठा साबित कर रहा है, और ये झूठा साबित कर सकता है, इसका तक आपको पता नहीं है, तो झूठ पर ही चल रही पार्टी पर झूठ पर भी नहीं है। वो आज उसके मन में कुछ आया, चलो आज ये करते हैं, चलो आज वो करते हैं। तो ये जो रोज कुछ करने की जो आदत बन गई है, उसकी पार्टी एक बली हो गई है, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। शायद कांग्रेस मुक्त भारत होने के कारण उन्होंने गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस का प्रोग्राम मन में लिया है, क्योंकि कहां कहां तक आपको किसको काटोगे, किसको निकालोगे। अब ये राजन्ना की बात आपने की, थरूर का क्या करोगे, मनीष तिवारी का क्या करोगे, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा का क्या करोगे। तो ये ठीक है ना, इसको निकालूंगा उसको निकालूंगा, इससे सच तो साबित नहीं होगा ना। आप जो झूठ बोल रहे हो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और ये परिणाम इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि देश में कोई अपोजिशन बचेगा कि नहीं, इसकी मुझे चिंता है। अब ये जो बाकी सारी पार्टी के लोग निकल गए उसमें, वो फंस जाएंगे उसमें, वो फंस जाएंगे। अब मुझे एक बात आप बोलो कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रात में अपने घर में भोज वगैरह लोगों को दिया, उसके 2 दिन बाद अगर शरद पवार बोलते कि मुझे भी 2 लोग मिलने आए थे, उनके नाम और पते मुझे याद नहीं, तो राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्यों नहीं कही थी, क्योंकि बात ऐसी हुई ही नहीं है। अब शरद पवार ये बात कह के हो गए, उसको भी 2-3 दिन हो गए, राहुल गांधी अभी तक नहीं बोल रहा है कि हाँ शरद पवार वो 2 लोगों को लेकर मेरे घर आए थे। ये क्यों नहीं राहुल गांधी बोल रहे? आपके पास इतना बड़ा सबूत शरद पवार ने सौंपा है आपके हाथ में कि भाई हाँ, चुनाव आयोग के 2 लोग आए थे, दलाल आए थे, जो कुछ थे, अधिकारी थे वगैरह वगैरह। तो खुद शरद पवार उसमें फंस सकते हैं, इसलिए वो मामला होने के बाद 2 दिन से शरद पवार भी उस पर कोई बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो 337 के तहत इनको नोटिस पहुंची है, वो शरद पवार को भी आ सकती है। इसलिए शरद पवार जो बात की है वो दोहरा नहीं रहे। तो तमाशा देखो, कानून नहीं पालना चाहता है उसकी बात अलग होती है। अजमल कसाब जब आया था, तो अजमल कसाब को मालूम था वो जिंदा वापस पाकिस्तान जाने वाला नहीं है, ना उसके टोले के जो और 9 लोग थे उनको भी पता था मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो राहुल गांधी फिदाइन बन चुके, ये हमें समझना चाहिए। ये इस कानून में बैठता है, उस कानून में बैठ सकता है, ये चर्चा में कोई मतलब नहीं है। वो सब के सब संविधान का किताब दिखाएंगे, लेकिन संविधान के आधार पर जो जो संस्थाएं बनी है उसको तोड़ मरोड़ कर रखना चाहते।
अब उनका जो कोई सूत्रधार होगा उसके दिमाग में क्या होगा उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष की पूरी राजनीति खत्म करने पर तुले हुए, बस यही निष्कर्ष निकलता है। अब उसमें जो जो कुछ होगा वो अनाकलनीय होगा, वो अतार्किक होगा, इसकी मुझे गारंटी है। भाऊ, मैं देख रहा था कि ये एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं और जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और बुलाए जाने के बावजूद चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बहुत झूठ बोले थे तो चुनाव आयोग ने इनको लेटर लिखा था कि आप फला तारीख को आए। इनको मेल भी भेजा, इनको लेटर बाई हैंड भी दिया गया था, ये नहीं गए। अभी 3 अलग अलग राज्यों के सीईओ ने इनको नोटिस इशू किए हैं, नोटिस इशू किए गए हैं। नोटिस का मतलब ये है कि अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो फिर वो आगे कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 और बीएनएस 2023 की धारा 227, दोनों में ये प्रावधान है कि अगर आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठा शपथ पत्र दिया है और जो दस्तावेज आपने संलग्न किए हैं वो फेक साबित हो गए, तो आपके खिलाफ दंडनीय अपराध की कार्रवाई शुरू होगी और आपको कारावास हो सकता है। राहुल गांधी ऑलरेडी करीब 30 मुकदमे झेल रहे हैं। सूरत वाली कोर्ट ने इनको सब मोदी चोर क्यों है इस मामले में 2 साल की ऑलरेडी सजा सुना रखी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो रखा है। इनकी सांसदी भी चली गई थी, इनका बंगला भी छिन गया था और शायद 2024 का ये चुनाव भी नहीं लड़ पाते। तो मेरा कहना ये है कि ये सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, लगातार उसी लाइन पर क्यों चल रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। वो सुधरने वाले है ही नहीं। मेरा सवाल आपको उल्टा है कि इनको इतने सुधरने के मौके गवर्नमेंट क्यों दे रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी है, उनके लिए राहुल गांधी एक एसेट है। वो एसेट खत्म करने से क्या होगा? वो एसेट जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, वो तो बीजेपी के लिए एसेट है ना। गवर्नमेंट मशीनरी के लिए वो एसेट नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए वो एसेट नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए राहुल गांधी ये पॉलिटिकल एसेट है। अब हमारे लोग, कुछ अज्ञात लोग पाकिस्तान में हमारे दुश्मनों को मार रहे, वो कौन है? वो हम क्यों ढूंढे? क्यों हम उनको ढूंढ कर दे दे? पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको ढूंढे, पकड़े, फांसी पर चढ़े, हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए वो काम अच्छा कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो हम जिनको टेररिस्ट मानते हैं, उनको अगर कोई अज्ञात लोग मार रहे हैं तो उनको एक्सपोज करना, उनको खत्म करना, ये हमारे फायदे की बात नहीं है। हम क्यों करेंगे? तो इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट इनको ज्यादा से ज्यादा जो करने को दे रही है, सहूलियत दे रही है एक तरीके से, तो उसको उसमें पॉलिटिक्स जो है आप समझ लो। जिस ढंग से पूरी देश की विपक्ष हास्यास्पद बनता जा रहा है, आम जनता के सामने उनकी पूरी इज्जत निकाली जा रही है। छोटे छोटे लोग भी ये सवाल पूछते हैं। अब मुझे बोलिए कि आप कल जाओ, दिल्ली में शरद पवार का घर है, जाके उनसे मिलो, आसान है? क्यों आए हो, कहां से आए हो, क्या काम है? साहब से ही क्यों मिलना है? 10 सवाल पूछे जाएंगे और पहले जाकर बोलेंगे ओमकार चौधरी नाम के कोई नोएडा से आए। ऐसा कोई भी भिन्न नाम कहा के शरद पवार को मिलता है? तो इस मामले में शरद पवार भी गलत ढंग से फंस गए, और जब ये दिमाग में आया तो वो उस पर बोलना भी नहीं चाहते। तो बिल्कुल वही बात राहुल गांधी की है।
राहुल गांधी को मालूम है कि ये कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात आप भी समझ लो कि ये जब कंपेयर करना है तो शाहीन बाग से कंपेयर करो। शाहीन बाग में बहुत कोरोना लगने तक तमाशा चलता रहा, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना आपको? वही लोग जो कागज नहीं दिखाएंगे बोलते थे, वो आज जब चुनाव की वोटर लिस्ट है उसके बारे में ढूंढे जा रहे हैं और पकड़ पकड़ कर बांग्लादेश में फेंके जा रहे हैं, तब कागज दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो वो अगला कदम था। शाहीन बाग के समय वो पहला कदम नहीं था। वो कागज नहीं दिखाएंगे, ये रास्ते पर बैठकर बोल रहे थे। जो बोल रहे थे ये आज झुग्गी झोपड़ियों पर जब इनके घर पर बुलडोजर चलने का समय आया तो कागज दिखाने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं ना। तो वो अगला कदम है, आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगा। तो राहुल गांधी सुधरने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहे। और बीजेपी की पॉलिटिक्स चाहती है कि ये ज्यादा से ज्यादा हास्यास्पद बनते जाए, और इसलिए सब कुछ चल रहा है। भाव बूथ लेवल जो एजेंट हैं उनकी संख्या है 1,60,000। उनमें से एक की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एक भी लिखित में शिकायत नहीं, ईसी से कोई मिला नहीं, एफिडेविट दाखिल नहीं किया। जिसके वोट कटे हैं उनमें से कोई एक आदमी सामने नहीं आया है। 1 अगस्त को बिहार में सबको सूची दे दी गई थी, सारे बीएलए के पास सूची है। वो आज तक, यानी जब हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त को, इन 12 दिनों में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दे पाए कि साहब जो 65 लाख मतदाता कटे हैं, हटे हैं, उनमें कोई एक जिंदा है या आपने गलत तरीके से किसी का हटा दिया या किसी का गठजोड़ दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी रोक नहीं है इस पूरी कवायद पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी संवैधानिक है ये, फिर भी हंगामा कर रहे हैं आप। 300 सांसदों को लेकर के आप ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, आपने बिहार की विधानसभा नहीं चलने दी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, ये तो हम और आप सब जानते हैं कि अगले 2 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल, वहां कांग्रेस का लेना एक ना देना दो। क्या ये अभी से असम की चिंता में पगलाए जा रहे हैं कि अगर असम में तीसरी बार भी कांग्रेस नहीं जीत पाई तो बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे, क्योंकि हरियाणा अभी होकर के निपटा है लोकसभा चुनाव के बाद, वहां भी तीसरी बार में कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। और ये हम आप सब जानते हैं कि किसी राज्य में अगर आ भी जाती है तो 5 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। पहली तो बात है कि 3 बार जहां बीजेपी कांग्रेस हार गई है, उसके बाद वहां अपने पैरों पर कभी खड़ी तक नहीं हुई। तो असम की चिंता वगैरह नहीं है। देखो, एक बात है कि राहुल गांधी को पुश करने के लिए सोनिया गांधी ने पूरी कांग्रेस डुबा दी है। अब अपोजिशन को तय करना है कि क्या इनके साथ हम भी डूब जाए, या अपोजिशन को तय करना है। अब अपोजिशन की बुरी हालत इसलिए है कि कोई नेशनल लेवल पर मुद्दा उठाकर काम करना है तो इनको कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ता है। इसलिए जो अपने राज्य में जहां प्रभावशाली है, अब टीएमसी बंगाल में है, मार्क्सिस्ट साउथ में, केरला में है, वो इनके साथ नहीं रहते, ये इनके साथ नहीं रहते। तो इसलिए राहुल गांधी के साथ इनको जाना पड़ता है, लेकिन वो दिल से राहुल गांधी के साथ नहीं है। और राहुल गांधी को इंपॉर्टेंस इसमें लगता है कि हम मीडिया में चमकते रहे, और इसका बंदोबस्त आहिस्ता आहिस्ता वोटर कर देता है। ये हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो केजरीवाल है। मुझे एक बताइए कि कल का जो मोर्चा था उसमें आम आदमी पार्टी के कितने लोग थे, केजरीवाल के कितने लोग थे?
केजरीवाल को अब अकल आई है कि हमने तो दिल्ली भी गवाई और पंजाब बचाने की संभावना खत्म हो चुकी है, तो वो हट गए। वही हालत लालू की होगी, वही हालत तृणमूल की होगी, ममता की होगी, तब जाके उनकी आंख खुलेगी। तो आपको और हमें खुश करने की राहुल गांधी को कोई जरूरत नहीं है, ना कि मोदी को जरूरत है। ये पॉलिटिक्स है और अपना तमाशा वो करते रहेंगे। और उनको अगर मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये है वो है, कोई एक सबूत नहीं लाया, एक झूठा बोगस वोटर था या उसका नाम कट गया, उसको क्यों नहीं लाया? अरे राफेल घोटाला जो था उसका कौन सा सबूत उन्होंने पेश किया था? उसको 6 साल हो गए, पेश किया था? नहीं किया था। तो बस आरोप लगाते जाओ, कोई सबूत मत पेश करो, हंगामा खड़ा करो और शायद कुछ होगा चमत्कार, इसकी प्रतीक्षा करो। इसके आगे ये जा नहीं रहे। चुनाव जीतने के लिए संगठन और जनता में अपनी एक प्रतिमा होना जरूरी होता है, और वो मीडिया से नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रतिमा खड़ी कर देता है। तो हम लगे हुए, हमको कांग्रेस बचानी है, अरे ऐसा होगा तो कांग्रेस डूबेगी, ये क्यों नहीं करते, कांग्रेस डूबे, हम क्यों चिंता करें? मैं नहीं चिंता करता, मैं नहीं चिंता करता। हाँ एक बात है, जब तक अब देखिए कि अगर 2 साल की सजा हुई थी सूरत में, उसके बावजूद सरकार ने कुछ प्रयास नहीं किए कि भाई इनकी शिक्षा कायम हो, उनको जमानत मिले। क्योंकि राहुल गांधी अगर विपक्ष की राजनीति में टॉप पर रहते हैं तो उसका बीजेपी को फायदा मिलता है। तो मैं उल्टा बीजेपी, आप अगर राहुल गांधी की गलतियों को रोकने की कोशिश करने के बजाय बीजेपी को ब्लेम करें कि क्यों ये सब गंदा खेल कांग्रेस को करने की सहूलियत बीजेपी दे रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि उनको उसका पॉलिटिकल लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो इसलिए वो उनका सुधरने की कोई क्या बोलते हैं कार्रवाई बीजेपी या बीजेपी की सरकार नहीं करेगी, उनको नंगा नाच करने देगी। लेकिन आप रहो मैदान में, जब तक आप रहोगे हमारा फायदा है। और उसके साथ साथ बाकी की अपोजिशन पार्टी है वो भी कमजोर होती जाएगी, क्योंकि नुकसान तो कांग्रेस का हो चुका है और कांग्रेस का नुकसान होने की कोई संभावना बची नहीं है। अगर बीजेपी को चैलेंज है तो छुटपुट अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है उनसे चैलेंज है। अगर राहुल गांधी अपने बचपने से उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए लाभ की बात है। बीजेपी उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। सही कह रहे हैं। एक चित्र दिखाता हूं दर्शकों को भी और भाव को भी। ये एक ये टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब का है। इसमें उनके साथ 2 आयुक्त दिखाई दे रहे हैं, एक मनोहर सिंह गिल है और ये दूसरे ये दक्षिण के थे, टीएन शेषन और मनोहर सिंह गिल। हाँ कृष्णमूर्ति, यस। तो ये मनोहर गिल और टीएन शेषन दोनों बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और ये आज के चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगाते हैं कि ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। और मनोहर गिल न केवल राज्यसभा में भेजे गए बल्कि मंत्री भी बनाए गए थे खेल डिपार्टमेंट के। तो कांग्रेस किस मुंह से भाव इस तरह की बातें करती है? एक तवलीन सिंह ने सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा कि साहब अगर मैच फिक्सिंग ही होती, अगर वोट चोरी ही होती तो भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रुकने की क्या जरूरत थी? नंबर 2, मोदी की जो लीड घटी है तो क्या जरूरत थी मोदी को? भाई बहन की तो बढ़ी है लीड, वायनाड में भी और रायबरेली में भी, तो मोदी जी की भी लीड बढ़वा सकते थे अगर मैच फिक्सिंग ही है
और बीजेपी को क्या जरूरत थी 240 पर रुकने की? तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैच फिक्सिंग हो रहा है या एक भ्रम की स्थिति, एक अराजकता की स्थिति पैदा करो। और भाऊ ये भी बताइए, ये जो आजकल कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है। डीप स्टेट, आईएसआई, पाकिस्तानी मिलिट्री, अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट, वो सारी ताकतें जॉर्ज सोरोस से लेकर के सबसे फिर से सक्रिय हुई हैं। इसमें आपको कितना दम लगता है? नहीं, वो ताकतें हमेशा तैयारी में रहती है, हमेशा प्रयास में रहती है। और ये आज की बात नहीं है ना। आप 12 साल पीछे जाओ, लोकपाल आंदोलन क्या था? लोकपाल आंदोलन क्या था? जो एक जवान महिला थी जो अरब स्प्रिंग में इजिप्ट में दिखाई दी थी, तहरीर स्क्वायर में, वही तो जन लोकपाल आंदोलन में भी थी। तो ये प्रयास तो हमेशा चलता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं ऐसे बातों से नहीं डरता। और एक बात उस समय की आपको दिला दूं कि वो भी समय था कि डीप स्टेट वगैरह जो लोग कहते हैं, वो लोग जन लोकपाल आंदोलन को नेशनल वाइड कुछ करना चाहते थे। और इसलिए उस वक्त दिल्ली के बाद मुंबई में बड़ा आंदोलन किया गया था। मुंबई के मेरा घर जहाँ मुंबई में है, उसके पीछे जो बीकेसी फैला हुआ है, उसमें बहुत बड़ा विस्तीर्ण मैदान है। उस पर अन्ना हजारे का उपोषण शुरू हो गया था। 3 दिन में वो उपोषण का जो मामला था, बोरिया बिस्तर लपेट करके वापस चले गए थे, क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। क्यों इकट्ठा नहीं हुई? क्योंकि केजरीवाल का ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में था। 6-5 हजार लोग कभी भी कहीं भी खड़े करो, ये उनकी ताकत थी। और बाकी 15-20 हजार लोग तो ऐसे होते टाइम पास करने के लिए, कहीं भी आकर बैठ जाते, खाने पीने की सुविधा हो तो 5,000 और ज्यादा आ जाते। तो वो दिल्ली में हुआ, लेकिन मुंबई में नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई में केजरीवाल का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और अन्ना का तो अपना कोई, अन्ना हजारे का ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। तो 3 दिन में लपेट कर निकल गए। और केजरीवाल अपना गला सुखाते सुखाते चिल्लाता रहा कि रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन पर लोगों को रोका जा रहा है, इधर रोका जा रहा है, उधर रोका जा रहा है। कुछ हुआ नहीं। 3 दिन में अन्ना हजारे भागकर अपने गांव चले गए थे। तो ये कहने का कारण ये है कि इजिप्ट, लीबिया वगैरह जहां अरब स्प्रिंग का मामला हुआ, वो देश छोटे हैं और उनकी बड़ी पॉपुलेशन जहां है। अब इजिप्ट आप ले लो, तो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया और कैरो, ये 2 बड़े शहर है जिसमें 80% पॉपुलेशन है, बाकी 20% फैली हुई है। तो अगर आप 60-70-80% लोग रहते हैं, वहां एक अराजकता पैदा करो तो देश की नींव हिल जाती है। वो बात भारत में है नहीं। बॉम्बे, कलकत्ता या समझो मद्रास, ऐसे शहर आप ले लो, दिल्ली, तो उसमें शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 20-25% है। बाकी का भारत 75% भारत अलग अलग जिलों में, गांवों में, देहातों में बसता है। वहां तक ये इनका मामला पहुंचता तक नहीं है। वो मीडिया देखते तक नहीं, वो सीरियल देखते हैं, वो सिनेमा देखते हैं, क्रिकेट की मैच देखते हैं, लेकिन जो मीडिया में हल्ला गुल्ला चलता है, वो देश का 75% पॉपुलेशन देखता तक नहीं, तो प्रभावित होने की बात अलग है। उसकी माउथ पब्लिसिटी होती है। पूरा देश का मीडिया मोदी के खिलाफ 2002 से लेकर 2014 तक बोलता रहा। तो मोदी जीत कैसे गए? माउथ पब्लिसिटी से। गुजरात में जो काम मोदी जी कर रहे थे, उसकी माउथ पब्लिसिटी, जो गुजरात जाता था वो गुजरात से अपने राज्य में वापस लौटने के बाद करता था, उससे मोदी की पब्लिसिटी हो गई, वो उठाकर सोशल मीडिया में आ गई और मोदी जी जीत गए। क्योंकि
जो मेनस्ट्रीम मीडिया में हल्ला गुल्ला किया जाता है उसका 2 या 3% से ज्यादा पॉपुलेशन पे प्रभाव होता नहीं है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं उसका असर ज्यादा से ज्यादा 3-4% तक भी नहीं पहुंचता। ये अगर हम समझ में ले ले तो आईएसआई हो या और कोई हो जो कुछ करे उसका प्रभाव बांग्लादेश में हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में मदरसे और जिहाद क्या बोलते हैं उसको, जिहाद और हरकत वगैरह जो है ना, जमात इस्लामी वगैरह, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, इसलिए वहां हो गया, यहां नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी भाऊ, हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आसिम मुनीर की ताजा धमकी आई है, इस पर क्या कहेंगे भाऊ? कि अगर भारत ने बांध बनाया तो हम उड़ा देंगे। मुकेश अंबानी का जामनगर में जो उनकी रिफाइनरी है या दूसरे प्लांट हैं, उनके बारे में उन्होंने इशारा किया। मजहबी उन्माद फिर से दिखाया, और वो भी अमेरिका की धरती से। इसको लेकर के एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि अमेरिका जाकर के अगर वो कुछ कह रहे हैं, भारत को धमका रहे हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। वहां के प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होगा कि भाई, आपकी सोइल में आकर के भारत को धमका रहे हैं, ऐसे आदमी को तो आपको वीजा तक नहीं देना चाहिए। नहीं, वो तो देखो, ये इस पर चर्चा डिबेट वगैरह होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुनीर भी जानता है। हाँ, मुनीर अमेरिका जाकर एक ही बात हो गई है कि वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये धमकाना वगैरह ठीक है, ये धमकियां पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से लेकर मीडिया तक होते थे, अब ये देने लगे। और ये जो ये तो मुशर्रफ भी बोल रहा था, उसको 25 साल हो गए ना, और कहाँ है, बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद मुनीर को शायद याद आ गया कि अरे हम तो न्यूक्लियर पावर है। तो जब किराना हिल्स पर हमला हुआ था नूर खान बेस के पास, तब कहाँ गए थे आपके न्यूक्लियर वेपन? बिल्कुल। पिछले 3 महीने से कोई पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स की बात तक नहीं कर रहा था, या आज अचानक बोलने लगा? क्योंकि सिंधु नदी पर भारत के हिस्से में बांध खड़ा करने की कामगिरी शुरू हो गई है, कार्यवाही शुरू हो गई है। तो ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि पानी पीने के पानी के लाले पड़े, तो ये तो बोलना पड़ेगा ना। बोलने के आगे मुनीर कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि इससे एक समझ में आता है कि पाकिस्तान में एक्चुअली तख्ता पलट हो गया। अगर 2 बार या 3 बार मुनीर को ही, आर्मी चीफ को, अगर ट्रंप बुला रहा है, तो अमेरिका के लिए क्या जो अमेरिका के लिए पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बची नहीं है। पाकिस्तान से बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी पड़ेगी, यही इसका निचोड़ है। इससे ज्यादा उसने धमकी दिया क्या दी, उसकी उसकी दखल लेने की भी मैं जरूर नहीं मानता। अगर आपके पास था तो उस वक्त बोलते। आपका डीजीएमओ रो रो कर हम परसों हमारे एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया कि वो रोने लगा डीजीएमओ, इसलिए हमने रुकना हमने अच्छा माना कि अगर एक थप्पड़ मारने से, 2 थप्पड़ मारने से रोने लगा है तो उसको मारने की भी जरूरत नहीं, अधमरा पड़ा रहे। और अगर ये हमको धमकी देने की जरूरत नहीं, जाओ और बलूचिस्तान बचाओ, खैबर पख्तूनवा में जाके जो करना है करो। हम कहा कर रहे कुछ, हमने कुछ किया ही नहीं है, हम रुके हुए हैं। हमने तुमको अधमरा छोड़ दिया है और वो आपको नोच नोच कर आपको खा रहे हैं ना, बलूची और पख्तूनी।
तो जो धमकी देनी है या कार्रवाई करनी है वहां करो। वो कुछ मेरा ख्याल है शाहीन नाम का एक उन्होंने ट्राई किया था बीच में, वो जाके बलूचिस्तान में गिरा। यानी जो मिसाइल छोड़ते हैं वो कहाँ गिरेगा इसका इनको पता नहीं है, और मुकेश अंबानी की रिफाइनरी को धमकी दे रहे हैं। अरे वो रिफाइनरी कहाँ है मालूम है? बलूचिस्तान में नहीं है, ग्वादर में नहीं है। ये शायद उस छोड़ेंगे तो अपना ही ग्वादर का बंदरगाह है वो खत्म कर देंगे। उनको डरने से क्या मतलब है? उसको चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। वो उसकी दखल लेने के लिए हमारी आर्मी नेवी तैयार बैठे, एयरफोर्स तैयार बैठा है। और इसकी क्या बोलते हैं, ये तो कल हमारे उपेंद्र द्विवेदी ने बोला है, अमनप्रीत जो हमारे एयर मार्शल है उन्होंने बोला है। उन पर हम पत्रकारों को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम अच्छी पॉलिटिक्स में जो गड़बड़ियां चल रहे उस पर बोले। आर्मी ये हमारा दायरा नहीं है ना। और ये जो अलास्का में बैठक होने जा रही है पुतिन और ट्रंप के बीच में, भाऊ, इस बीच एक और घटना हो गई है। जेलेंस्की की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। क्या मतलब निकाला जाए और क्या उम्मीद की जाए? डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भारत के प्रति। नरेंद्र मोदी का नाम भले ही ना ले रहे हों डायरेक्ट, वो यहाँ तक के पुतिन को भी एक बार पागल कह चुके, कई दूसरे नेताओं के बारे में, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में कह चुके, स्टार मर्क के तो सामने मुंह पर ही कुछ टिप्पणी कर दी थी। लेकिन कम से कम अभी तक मोदी जी के प्रति ऐसी गुस्ताखी उनकी तरफ से सुनने को मिली नहीं है। भारत का नाम जरूर लेते हैं, मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन एक जो नया घटनाक्रम हुआ है कि चीन को सैंक्शंस लगाने से 90 दिन के लिए और उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी 90 दिन की और छूट दे दी है। तो ये दरिया दिली भारत को लेकर के क्यों नहीं? शायद कल परसों राहुल गांधी बोल देंगे कि अगले 90 दिन के लिए वोट चोरी का आंदोलन हम रोके, देखते चुनाव आयोग क्या करता है। ये राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। संजय राउत, राहुल गांधी, ट्रम्प जैसे लोग हैं, वो क्या बकते हैं उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनको पता नहीं वो क्या करेंगे। हाँ, एक है कि ट्रम्प एक देश का, एक बड़े महाशक्ति देश का अध्यक्ष है, इसलिए उसकी दखल लेना जरूरी है। लेकिन ये रोज उठता है, किस पर टैरिफ लगाता है, किसको धमकाता है, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं है ना। अब पिछले 4-5 महीने से चाइना के खिलाफ टैरिफ 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 करके बैठे। चाइना का क्या बिगड़ा है? कितना बिगड़ा है? जो कुछ है थोड़ा अंदरूनी हुआ होगा इधर उधर, बाकी क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। अब खुद ही लगा देते हैं, खुद ही फिर बोलते बोलते कि टाइम बढ़ाते हैं, आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो करने दो उनको, कुछ करना है। जो डरे हुए लोग होते हैं ना, वो ज्यादा धमकियां देते हैं। और मोदी जैसा इंसान है, वो बोलता कम है और करता है, तो जहां लगता है वो चिल्लाना भी मुश्किल हो जाता है। मोदी जी ने पहलगाम के बाद बोला था, पुलवामा के बाद बोला था, और हर समय हर बार जब मोदी जी बोलते तो एक अगला कदम उठाया जाता है। जब उरी हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा के बाद बालाकोट में यानी प्रॉपर पाकिस्तानी भूमि पर एयर स्ट्राइक हुआ था, पहलगाम के बाद 9 उनके एयर बेसेस उड़ाए गए, उनके एरिया में घुसकर 8-10 जो आतंकी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया गया। तो मोदी क्या बोलते हैं इस पर ध्यान देना जरूरी है। जो डरे हुए हैं वो रोज बोलेंगे, क्योंकि बोलने के सिवा वो कुछ कर नहीं पाते। हम लोग उस पर चर्चा करते बैठते। अरे आज तक तुमने बोला उसमें से हुआ क्या? ट्रंप ने धमकियां दी, उससे क्या निकला क्या है? भारत को धमकियां दी है, टैरिफ बढ़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कल ही देखा है कि 5 बड़ी कंपनियां हैं, 5 बड़ी कंपनियां हैं, वो बोले कि हम हमारा प्रोडक्शन बेस अमेरिका से हटाकर दूसरी जगह लेके जाएंगे। पहली टर्म में मोदी के साथ बोलते हुए
ट्रंप ने तकरार की थी कि हमारी जो बाइक है डेविड क्या बोलते हैं, हार्ली डेविडसन, हाँ हाँ। उस पर आपने बड़ा टैरिफ लगा रखा है, वो कम करो। ये पहले टर्म में ट्रंप ने बोला था, पहली टर्म में। आज वो कंपनी भी बोल रही है कि हम अमेरिका से निकल जाते हैं। 5-6 बड़ी कंपनियां, फोर्ड ने बोला है कि हम हमारा प्रोडक्शन बेस अलग जगह लेके जाते हैं। तो ट्रंप से डरना अमेरिकनों को चाहिए, भारतीयों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कांग्रेस वालों को राहुल से डरना चाहिए। संजय राउत से शिवसेना वाले नहीं डरे, और शिवसेना की हालत क्या हो गई देखो। राहुल के कारण कांग्रेस की क्या हालत हो गई देखो। 5 टर्म के लिए ये बैठेंगे, 4 साल के लिए, तो अमेरिका की क्या हालत होगी ये हम समझ सकते हैं। तो धमकियां देते रहेंगे, धमकियां देने से कुछ नहीं होता। देखो, गाली देने से आपके शरीर में छेद तक नहीं होता। हाँ, भावना भड़की जाती है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ट्रंप जो कर रहा है वो गाली गलौज कर रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। और मोदी उसका जवाब तक नहीं देते, उससे उनको और गुस्सा आता है। अब आपको और एक बात बता दूं कि इन्होंने अभी अभी सीज फायर किया है आर्मेनिया और अजरबैजान में, और व्हाइट हाउस से वो सिग्नेचर करके वगैरह बाहर निकलते हैं। व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही आर्मेनिया के जो प्रमुख है जिन्होंने सिग्नेचर किया है, वो व्हाइट हाउस के बाहर निकलने के बाद पहला फोन किया तो जयशंकर को किया। अब जेलेंस्की मोदी को फोन कर रहे हैं, समझ रहे हो विश्वगुरु क्या होता है, समझ रहे हो। विश्वगुरु को डंका पीटना नहीं पड़ता मैं विश्वगुरु हो, वो लोगों को रियलाइज होता है। भगवान प्रकटते हैं तो लोगों को साक्षात्कार हुआ है, भगवान प्रकट रहे हैं। भगवान नहीं बोलता देखो मैं प्रकट हो गया हूं, मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूं, चलो 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 जल्दी लाइन लगा दो, इकट्ठा हो जाए। भगवान नहीं बोलता। भगवान जब प्रकटते हैं तो लोगों को पता चलता है, लोग इकट्ठा होना शुरू करते हैं, दर्शन को वहां पहुंचते हैं। तो विश्व गुरु का मतलब समझो, जो जेलेंस्की बोल रहा है, आर्मेनिया का जो अध्यक्ष है वो जो कर रहा है, उससे हमें समझ में आता है। और भाऊ, पिछले दिनों पुतिन की भी मोदी जी से करीब आधा घंटे की बातचीत हुई थी। यूक्रेन के साथ जो कुछ चल रहा है उस पर उन्होंने ब्रीफ किया था, और अब अलास्का में बैठक करने जा रहे हैं ट्रंप से। क्या होगा इस बैठक में? कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। पुतिन अपने बात पर डटे रहेंगे, ये बाद में बोलेंगे कि मैंने सीज फायर किया है, और वापस जाके पुतिन नया एक मिसाइल यूक्रेन पर छोड़ देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बात साफ है, अगर पुतिन को इनकी परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बात यह है कि अगर जेलेंस्की मोदी को फोन करता है, इसका मतलब जेलेंस्की को जो मसौदा मंजूर है, ऐसा मसौदा पुतिन को भारत ने भेजना है। और वो अगर ट्रंप मंजूर करता है, जो भारत को और जेलेंस्की को मंजूर है, वो पुतिन आगे करेगा। बस यही, वो ट्रंप माने ना माने, ट्रंप उस पर अड़ा रहेगा। बिल्कुल सही है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी जी को कन्वे किया है, मोदी जी पुतिन को कन्वे कर रहे हैं, और पुतिन वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जुड़ने के लिए। इतना महत्वपूर्ण सेशन और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।